डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू नक्शी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे करा रही हूँ 11th क्लास फिजिक्स और उसमें हम लेकर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और इस चैप्टर का आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बर्नौलीज थ्योरम वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उनमें हमारे पास आज हेडिंग है एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, कि अगर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस लिक्विड की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है। क्लियर बच्चा? तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर जो भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वो मोशन करता है, किसी पॉइंट पर वो रुकता भी है और हर बार उसमें क्या लगता है, प्रेशर भी लगता है। लिक्विड है तो वो क्या करेगा, जो भी जिस भी वो कंटेनर में है उसमें वो ऑल डायरेक्शन में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ही होते हैं। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। सो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी की आप बात कर रहे हो, दैट मीन्स दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ लिक्विड। ये हमारे पास जो भी लिक्विड है उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिक्विड लेकर चलते हैं कि सपोज कीजिए जो लिक्विड है उसका मास है m और जिस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है दैट इज वेलोसिटी v, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी लिक्विड की। यस, जस्ट हाफ mv²। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यही होगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की वो पर यूनिट मास क्या होगी। ठीक है बच्चा, पर यूनिट मास। हमें इन सभी पॉइंट्स की, सभी एस्पेक्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में जब भी हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक बार इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट मास, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जो भी हमारे पास हाफ mv² है हम इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, m से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हाफ v²। क्लियर? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप इसी काइनेटिक एनर्जी को जो लिक्विड की है इसे पर यूनिट वॉल्यूम बताइए। पर यूनिट मास हम ले चुके हैं, अब आप बात कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम की, तो वो क्या होगी। तो उस कंडीशन में आप हाफ mv² को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से। ओके, एंड मास अपॉन वॉल्यूम ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। सो हाफ रो v², ये हमारे पास 3 फॉर्मूला मिल जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है तो यहाँ पे जो भी लिक्विड है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, बिल्कुल होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड। और जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, या तो वो लिक्विड की पोजीशन की वजह से होगी, ठीक है, या फिर वो जिस हाइट पे होगा उस हाइट पे जब वो फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से होगी। क्लियर? सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ड्यू टू हाइट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, जब लिक्विड है और h हाइट पे है, मास उसका m है, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप mgh से डिनोट करते हैं। याद है ना आपको, ये आपने 6th चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी पावर में। अब जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड लिया, ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट मास ले, ठीक है, पर यूनिट मास, तो आप क्या करेंगे भाई, हम मास से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर mgh तो है ही, m से हम डिवाइड करेंगे। सो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगी, gh हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर? एंड नेक्स्ट टाइम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम,
अब हम वॉल्यूम का कंसेप्ट लेंगे, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम mgh में किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से। तो आपके पास यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय gh। मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी दैट इज रो gh। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ रो v स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज रो gh। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारे पास दैट वाज प्रेशर। सो थर्ड टाइप की जो एनर्जी होगी हमारे पास वो भी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी होगी। क्लियर बच्चा, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी दैट मीन्स ड्यू टू प्रेशर। ओके, यानी कि प्रेशर लग रहा है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो जब भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगता है तो वो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करना चाहेगा। ओके, अगर लिक्विड को डिस्प्लेस करना चाहेगा तो उसे उसको डिस्प्लेस करने में थोड़ा बहुत वर्क भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी कंटेनर के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कि आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे, ये लीजिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये आपके पास एक कंटेनर है, तो यहाँ पर इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। अगर हम इसको ए सपोज कर लेते हैं तो ये जो फोर्स है, फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर इसमें यहाँ पर लिक्विड फिल किया हुआ है आपने, तो ये क्या करता है, इसकी जो कॉन्टेक्ट वॉल होती है उस पर प्रेशर लगाता है। ठीक है, और इस प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से। ओके, देन फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे P इंटू ए। फोर्स तो हो जाएगा आपके पास प्रेशर इनटू एरिया। अब आपने कहा कि लिक्विड को आप क्या करोगे, डिस्प्लेस करना चाहोगे। हम सपोज कर लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार रीअरेंज कीजिए, PAX हो जाएगा ये। अब A इंटू एक्स, देखो एरिया इंटू डिस्टेंस, और एरिया को जब हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर क्यूब मतलब 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द वॉल्यूम। ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो आपको मिला वर्क डन, नॉर्मल वर्क डन। ठीक है, और जो भी ये वर्क डन है दिस इज इक्वलेंट टू द प्रेशर एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से जनरेट हुआ है। सो प्रेशर एनर्जी जो भी है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू P इंटू वी। अब सिंपली हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं प्रेशर एनर्जी, जैसे हमने यहाँ पे किया पर यूनिट मास। पहले हम पर यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P V अपॉन मास जो भी है हमारे पास, हम यहाँ पर ले लेते हैं M। ठीक है, अब आप देखो ये इस तरीके से है। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P अपॉन M अपॉन V, M अपॉन V मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। सो दिस इज इक्वल टू P अपॉन रो। ओके, वेयर रो दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। अब बच्चा जैसे आपने पर यूनिट मास कैलकुलेट किया, आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो PV को आप किससे डिवाइड करेंगे, V से। ठीक है, और V से V कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, P बचेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास एक ये है जो हमें बर्नौली थ्योरम में चाहिए, एक ये है और एक ये वाला लास्ट है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ये क्या चाहिए कि जितनी भी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं सारे के सारे कैसे ले रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक बार आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले मैंने इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, आप एक बार इसको लिख लीजिए और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, आप बात कर रहे हो किसकी, आइडियल लिक्विड की, कि जब भी आप किसी भी आइडियल लिक्विड को लेकर चलते हो तो आप बता सकते हो कि आइडियल लिक्विड आपके पास कैसा होता है। आइडियल लिक्विड का मतलब हो जाता है एक ऐसा लिक्विड जो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है। ओके, एंड साथ साथ में क्या है, नॉन विस्कस। क्लियर, तो जब भी आप आइडियल लिक्विड को लेकर चल रहे हो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट परफेक्टली incompressible and
नॉन विस्कस लिक्विड, ठीक है। जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताया था तब भी मैंने वहां पे बताया था कि जो भी लिक्विड लेना है वो कैसा लेना है आपको, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। तो जब आपके पास इस टाइप का लिक्विड होता है देन द टोटल एनर्जी जितनी भी एनर्जी होती है लिक्विड की, तो हमने कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी है, प्रेशर एनर्जी हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है और साथ साथ में हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ऑल ऑफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बच्चा आप प्रेशर एनर्जी को लिखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो वो आपको क्या मिला था, वो मिला था P, ठीक है। और अगर आप लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या आपको वैल्यू मिला था, दैट वाज ρgh। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी आपको कितना मिला था, हाफ ρv²। तो ये जो तीनों एनर्जी होती है टोटल हो गया, मतलब इनका आपने प्लस कर दिया है, पर यूनिट वॉल्यूम है ये, रिमेन्स कांस्टेंट। इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कहाँ, एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो, जहां पे भी फ्लो हो रहा है उसके हर एक पॉइंट पर ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास कैसी रहती हैं, यहाँ पर कांस्टेंट रहती हैं। अगर आप बच्चों इसमें ध्यान दो तो ये हमारे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है उसी का ही एक आउटकम है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन भी यही कहता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर भी आप यही कह रहे हो, बस कॉन्सेप्ट क्या है, लिक्विड का यहाँ पर है, ठीक है। तो लिक्विड है तो लिक्विड के लिए आप पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी ले रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो उसके लिए हम ना एक फ्लो को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक ट्यूब ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो ट्यूब है ये इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया एक एंड पॉइंट का, एंड मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये जो ट्यूब है इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया है। ये इसका जो पॉइंट है मैं एक्स पॉइंट ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, वाई पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है। एक्स पॉइंट पर मैं जो क्रॉस सेक्शन है वो हम लेकर चल रहे हैं A1, ठीक है, A1। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो लेकर चल रहे हैं A2, क्लियर। Whenever a liquid is entering into this, जब भी लिक्विड एंट्री करेगा यहाँ पे तो वो लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा और स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब वो फ्लो करेगा तो आप सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है, v1 है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे वेलोसिटी, दैट इज v1। ओके, अब ये वेलोसिटी v1 है तो जो बाहर निकलेगा उसके लिए जो वेलोसिटी होगी हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, v2 लेकर चलते हैं। ओके, और जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर हम यहाँ पे प्रेशर लेकर चलते हैं P1 और यहाँ पर जो प्रेशर लगता है दैट इज P2। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाता है हमारे पास प्रेशर, दैट इज इक्वल टू P1 एंड दिस इज P2, यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स पर, ठीक है। ये आपके पास X वाले एंड पॉइंट पर और ये आपके पास Y वाले एंड पॉइंट पर, मैंने एक साथ यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों कोई भी जो लिक्विड है वो इसके अंदर एंट्री कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1 है। तो अगर हम उसको t टाइम में ले, ठीक है, t टाइम में लेंगे तो जैसे मान लीजिए t टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो वो जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या होगी, v1 इंटू टी होगी, क्लियर। एंड सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग t टाइम देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड एट द पॉइंट y पॉइंट, ओके, एट द एंड पॉइंट y, दैट इज इक्वल टू v2 इंटू टी। ओके, तो ये यहाँ पर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। सो बच्चा हम यहाँ पर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम। तो t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, v1t, ओके, एंड एट दिस पॉइंट वी आर टेकिंग दिस v2t। तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो हम फिलहाल लेकर चल रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कि लिक्विड जो है वो एंट्री करेगा और कहाँ पे एंट्री करेगा, x पॉइंट पे। सो वेन एवर लिक्विड इज एंट्रिंग इनटू x पॉइंट, तो इस x पॉइंट पर क्या होता है, इस लिक्विड पर एक क्या हो जाता है, वर्क यहाँ पे लगता है, मतलब ये यहाँ पे अंदर जा रहा है ना, तो एंट्री करने के लिए इसको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि वो जो वर्क डन है क्या है, ठीक है। सो वर्क डन फॉर लिक्विड एंट्रिंग एट एक्स एंड पॉइंट। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं उसको W1 से डिनोट करती हूँ, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा हम उसको लिखेंगे
और साथ साथ में हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स तो क्या है आपके पास F, ओके, F1 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा दैट इज F1, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू V1T, जो हमने यहाँ पर देखा डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू V1T। अब बच्चा फोर्स है आपके पास F1 और आप देख रहे हो कि लिक्विड जब भी एंट्री करता है तो यहाँ पे एक प्रेशर रिलीज करता है दैट इज P1, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू P1A1, ओके, एंड V1T, दिस इज द वर्क डन, ओके। अब ये जो वर्क डन है आपका कितने टाइम में है, T टाइम में है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो पर यूनिट टाइम भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम यहाँ पर लेते हैं वर्क डन फॉर लिक्विड एंटरिंग एट एक्स एंड पॉइंट पर सेकेंड। अब हमने यहाँ पर ऐड किया है क्या, पर सेकेंड, तो जो भी पर सेकेंड आपके पास वर्क डन है दैट इज इक्वल टू P1A1 V1। हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर, ओके। अब जब लिक्विड यहाँ पर एंट्री करेगा तो इस पॉइंट से बाहर भी आएगा और बाहर आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी वर्क डन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सो नाउ वी आर टेकिंग, जो भी यहाँ पे वर्क डन होगा वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। देखिए वर्क डन फॉर लिक्विड कमिंग आउटसाइड फ्रॉम y पॉइंट। अब जो लिक्विड है वो कहाँ से बाहर आ रहा है, y एंड पॉइंट से बाहर आ रहा है, ओके। और इसको भी हम यहाँ पे पर सेकेंड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो W2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू P2A2 V2, ओके, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चा अब आपका लिक्विड एंट्री भी कर रहा है, एंट्री कर रहा है तो W1 वर्क डन हो रहा है, और जब वो एग्जिट कर रहा है तो W2 वर्क डन हो रहा है। तो हम टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हेंस टोटल वर्क डन पर सेकेंड विल बी, और ये जो है वर्क डन कितना होगा, तो आप यहाँ पे W कैलकुलेट करेंगे W1 माइनस W2 से, ठीक है। W1 दिस इज P1A1 V1, ओके, एंड W2 दैट इज P2A2 V2। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि एक बार तो लिक्विड एंट्री कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव वर्क ले रहे हैं, और जब वो एग्जिट कर रहा है तो हम उस वर्क डन को क्या लेकर चल रहे हैं, नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये आपको इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे मिल जाती है। अब बच्चा अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे A1 V1 और A2 V2 भी आपको मिल रहा है ना। और A1 V1 और A2 V2 वो क्या होता है, तो हमें याद है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद है आपको, नहीं है, चलो ठीक है मैं याद दिला देती हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो कराया था उसमें बताया था A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। सो A1 V1 ये आपका किसके इक्वल होता है, A2 V2 के। अब बच्चा ये इक्वल है दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको AV भी यहाँ पर ले सकते हैं ना, ओके। एंड AV ये किसकी यूनिट है, मतलब ये तो वॉल्यूम है हमारे पास, और वॉल्यूम को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर लिक्विड एंट्री कर रहा है, अब ये जो लिक्विड एंट्री कर रहा है तो इसका मास तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, जितना एंट्री करेगा उतना ही एग्जिट भी करेगा, और वॉल्यूम क्या है हमारे पास, V है। तो इट मीन्स कि ये जो वॉल्यूम है आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं ना। तो ये जो भी आपने लिखा है आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू, आप देख रहे हो कि P1 और यहाँ से A1 V1 तो कॉमन आ चुका है, तो P1 माइनस P2 रहेगा और ये रहेगा AV, ठीक है। AV दैट इज द मास अपॉन डेंसिटी, सो इट विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू मास अपॉन डेंसिटी। ये हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है, दैट मीन्स दिस इज द वर्क डन पर सेकेंड। ये हमारा यहाँ पे वर्क डन हमें मिल जाता है पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो बच्चा आप एक बार यहाँ पर इतना नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन लिक्विड का मतलब जो भी है पास्कल प्रेशर के थ्रू हम वो तो कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब हमने ये वाला वर्क तो ले लिया है, मतलब प्रेशर एनर्जी के लिए तो ले लिया है। अब नेक्स्ट बचता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं।
जो इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ पे मिला था वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। दैट इज द वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड, लिक्विड पर जो भी वर्क डन किया जा रहा है, ओके, दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू मास अपॉन रो। ये हमारे पास 4th नंबर वाला इक्वेशन हमें मिला था। अब हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी को, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम सबसे पहले इस वाले एंड पॉइंट पर देखते हैं एट एक्स पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट है काइनेटिक एनर्जी एट एक्स पॉइंट, और वो भी किसकी, लिक्विड की। क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी हाफ mv²। तो हम यहाँ पर हाफ mv² ही लेकर चलेंगे, बट वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, v1 है, तो यहाँ पर मैं v1 लिख देती हूँ, ठीक है, हाफ mv1²। जैसे आपने x पॉइंट पर कैलकुलेट किया है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही आप y पॉइंट पर भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv2²। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2 है। तो आप देख रहे हैं बच्चा, काइनेटिक एनर्जी पहले तो हाफ mv1² है एंड नेक्स्ट टाइम हाफ mv2² है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और ये चेंज कितना हो रहा है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड। और ये जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं ये सब कैसे ले रहे हैं, पर सेकेंड, मतलब एक ही सेकेंड के अंदर हम सब कुछ ये कैलकुलेशन ले रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी में जो भी इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे। क्लियर, हाफ m इज कॉमन, so we take it outside and we get here v2² minus v1² in the bracket, and we name this equation as equation number 5. Similarly, as we have calculated kinetic energy of liquid, we can calculate potential energy also. So potential energy, now potential energy of liquid at x point। अब बच्चा जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हाइट में जरूरी होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दोनों आपके पास यहाँ पे है, अब हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो होती है ड्यू टू हाइट। अगर हम इस यहाँ पर ट्यूब को देखें तो ये जो ट्यूब है, आप एक काम कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो इसके लिए डिसाइड कीजिए। तो हम इस तरीके से देखेंगे, ये एक बार मैं इसको इतना इरेज कर देती हूँ, और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ पर ये जिस हाइट पर है, इस हाइट को हम ले लेते हैं यहाँ पर h1 हाइट, और इस हाइट को हम यहाँ पर ले लेते हैं h2 हाइट, ठीक है। ये x वाले एंड पॉइंट पर है और ये आपके y वाले एंड पॉइंट पर है। तो हाइट यहाँ पर आपके पास कितना है, h1 है। तो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास क्या हो जाएगी, mgh1, ओके। एंड जैसे आपने यहाँ पर इस पॉइंट पे कैलकुलेट की है, आप y पॉइंट पर देखिए, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट y पॉइंट। तो y पॉइंट पर क्या हो जाएगी, तो उस समय हमारे पास जो यहाँ पे हाइट है दैट इज h2, सो ये आपके पास होगी mgh2। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, okay, change in potential energy per second. This is equal to the final potential energy, that means mgh2 minus initial potential energy, that means mgh1. mg is common, then it is h2 minus h1, and this is equation number 6. तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब बच्चा हम यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 ने तो हमें वर्क डन दिया है, और इक्वेशन नंबर 5 ने हमें काइनेटिक एनर्जी दी है, और इक्वेशन नंबर 6 ने हमें यहाँ पर क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो हम ये जानते हैं क्या, कि जो भी यहाँ पे वर्क डन किया गया है, मतलब जो भी हमारे पास काइनेमेटिक्स के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्क डन है हमारे पास पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। ये जो भी हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है, ओके, टोटल चेंज इन एनर्जी पर सेकेंड, इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू दिस वन, P1 माइनस P2 मास अपॉन रो डेंसिटी,
and total change in energy, kinetic energy, this is equal to half m v2 square minus v1 square plus potential energy mg h2 minus h1, ये आपका यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो सॉल्व करेंगे, m जो है वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वो तीनों साइड में है। देन वी विल राइट p1 माइनस p2 अपॉन रो, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस g h2 माइनस h1। ठीक है, ये जो रो है इसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो आपके पास p1 माइनस p2 क्या मिलेगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो इधर भी मल्टीप्लाई होगा h2 माइनस h1। इसको ना थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है p1 माइनस p2, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको अगेन यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ आगे क्या करना है। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p1, यहाँ पर देखो ये जो माइनस वाली टर्म है ये यहाँ पे आएगी प्लस हो जाएगी, हाफ रो v1 स्क्वायर। सिमिलरली ये जो माइनस रो gh1 है ये भी यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो p2 है ये इस तरफ हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव वाली टर्म्स है वो यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। अब बच्चों आप एक बार इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है दोनों तरफ, यहाँ पे प्रेशर है p1, ओके, और यहाँ पर क्या है p2। सिमिलरली यहाँ पे है हाफ रो v1 स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है हाफ रो v2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे है आपके पास रो जी h1 और यहाँ पे क्या है रो जी h2। मतलब सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ऑलमोस्ट वो क्या है सेम है, बस ये यहाँ पर फर्स्ट वाले एंड पॉइंट के लिए है और यहाँ पर सेकेंड वाले एंड पॉइंट के लिए है। तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि जो प्रेशर है एंड यहाँ पे हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे टर्म आएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, और ये इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। क्लियर, सो इक्वेशन नंबर 7, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 रिप्रेजेंट्स बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बच्चा ये आपके पास बर्नौलीज प्रिंसिपल आया, जो हमने स्टेटमेंट दिया था ना सबसे फर्स्ट में, क्या कि टोटल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, लेकिन अगर अब हम यहाँ पर एक काम करें, क्या इक्वेशन नंबर 7 जो है इसको रो से डिवाइड करें तो देखिए हमें क्या मिलता है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 7 बाई रो। रो से आप डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा P अपॉन रो प्लस हाफ रो V स्क्वायर अपॉन रो प्लस रो जी एच अपॉन रो, और जब आप यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे रो से तो ये भी आपके पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए बच्चा रो से रो कैंसिल हो जाता है और जो वैल्यूज हैं वो आपको मिलती है P अपॉन रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस जी एच, और ये आपको किसके इक्वल मिलता है, कांस्टेंट के इक्वल मिलता है। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 से डिनोट कर देते हैं, और जरा हम ये जो वैल्यूज है ना इन पे ध्यान देते हैं। P अपॉन रो दैट मीन्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये हमारे पास क्या था, इट वॉज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, सिमिलरली हाफ V स्क्वायर, जब हम हाफ mv स्क्वायर को m से डिवाइड करते हैं तो हमें हाफ V स्क्वायर मिल रहा था। दैट मीन्स दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और ये जितनी भी एनर्जीज हैं सारी की सारी पर यूनिट मास में है और इन सबका सम क्या है, कांस्टेंट है। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो इसको भी यहाँ पर डिफाइन करता है, क्या, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ
Bernoulli's principle. Which states that sum of energies, pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass remains constant. तो बच्चा आप चाहे एनर्जीज को पर यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, पर यूनिट मास ले लीजिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट में जितनी भी एनर्जीज होंगी उन सबका सम क्या रहेगा, आपके पास कांस्टेंट रहेगा, और वो दोनों ही आपके पास बर्नौलीज प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जैसे हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को रो से डिवाइड किया था, हम इस इक्वेशन को किसी और अनदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 7 बाय रो जी। अब हम रो जी से डिवाइड करते हैं। ओके, सो वहां पे P अपॉन रो जी हो जाएगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस रो जी एच अपॉन रो जी, एंड सम जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे P अपॉन रो जी प्लस यहां से रो कैंसिल वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच इक्वल्स टू कांस्टेंट। और बच्चा ये जो इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9, ये भी हमारे पास क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। और बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, इनके सबके अपने अपने नेम हैं, और वो क्या क्या नेम है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले P अपॉन रो जी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, प्रेशर हेड। नेक्स्ट V स्क्वायर अपॉन 2g, ये वेलोसिटी के साथ में है, सो इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी हेड। एंड द लास्ट H हाइट होती है, हम इसको यहाँ पर नेम देंगे ग्रेविटेशनल हेड। तो बच्चे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है, हमारे पास इन तीनों क्वांटिटीज का जो सम मिलता है बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। सो वी कैन राइट ऑल्सो इट अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। किस किस का सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड दिस वन ग्रेविटेशनल हेड रिमेन्स कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम में अगर ये तीनों स्टेटमेंट जो भी मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी हो तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आपको जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है जनरल बोला जाए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज एंड स्टेट इट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तब भी आप इस इक्वेशन तक सॉल्व करेंगे। एंड इफ इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट शो दैट energies per unit mass remains constant, then you will solve up to this equation. And if in question it is stated that the sum of pressure head, velocity head and gravitational head remains constant, then you will solve up to equation number 9. ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाता है बर्नौलीज थ्योरम का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।